हेलो फ्रेंड्स, सोशल साइंस स्टडी रूम में आपका स्वागत है। अभी जो लास्ट वीडियो मैंने शेयर की थी उसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे थे। ये 2023 का क्वेश्चन पेपर है जिसमें 56 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। तो 57 से हम आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि जो हम क्वेश्चन पिछले वीडियो में डिस्कस कर रहे थे उसमें ज्यादातर सिविक्स के और ज्योग्राफी के क्वेश्चन थे। तो ज्योग्राफी के क्वेश्चन भी ग्लोब और अक्षांश देशांतर के क्वेश्चन ज्यादा थे, तो इसके लिए आप मेरा ग्लोब अक्षांश देशांतर वाला वीडियो जाके देख सकते हैं। उससे आपका हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 57 से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि मैं हिस्ट्री के 6, 7, 8 की सारी हिस्ट्री की जो थ्योरी है यानी कि चैप्टर वाइज जो वीडियो है वो मैं चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। सारा हिस्ट्री हमारा कंप्लीट हो चुका है, थ्योरी की क्लासेस। ज्योग्राफी की क्लासेस हमारी पहले ही कंप्लीट हो चुकी थी और अब सिविक्स की क्लासेस रह गए। तो ये वीडियो के बाद मैं सिविक्स स्टार्ट करूंगी और उसके बाद सिविक्स की क्लासेस के साथ साथ बीच बीच में मैं हर संडे को मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी साथ के साथ अपलोड करती रहूंगी। बीच में भी मैं कोशिश करूंगी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी अपलोड करती रहूं और साथ के साथ हम जो थ्योरी भी करेंगे, क्योंकि हमें थ्योरी और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दोनों ही देखना है। किसी एक चीज से हमें ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसलिए हमें दोनों ही देख के चलना है। और आप थ्योरी जरूर पढ़ें, जो भी वीडियो मैंने चैनल पे डाले हैं उसे आप जरूर पढ़ें, आप नोट्स जरूर बनाते जाएं उसके साथ। और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उसे आप जरूर देखें, क्योंकि उससे हमें क्वेश्चन का पैटर्न पता चलता है और एक क्वेश्चन के रिलेट करके जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जिस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको बताती रहती हूँ। तो प्लीज आप इसे जरूर चेक करें। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, समताप मंडल की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है, सही कारण का चयन कीजिए। ये जो हमारी वायुमंडल की परतें हैं, इस चैप्टर से, ये ज्योग्राफी के चैप्टर से है। वायुमंडल की परतों वाला चैप्टर जो है उससे ये क्वेश्चन है कि समताप मंडल की परिस्थितियां हैं वो हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होता है, सही कारण का चयन कीजिए। तो समताप मंडल जो हमारा होता है वो समताप मंडल क्या है? वायुमंडल की परतें होती है। सबसे नीचे होता है क्षोभ मंडल, उसके बाद है समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर बाह्य मंडल और उसके बाद है बहिर्मंडल, बाह्य बहिर्मंडल। ठीक है, तो क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी जो सबसे नीचे की परत है जिसमें हम सारे रह रहे हैं वो क्षोभ मंडल है, वायुमंडल की परत। उसमें मौसम संबंधी सारी घटनाएं होती हैं। ठीक है, मौसम संबंधी सारी घटनाएं होती है, जैसे बादल का बनना, आंधी तूफान, बारिश होना, ये सारी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है। क्षोभ मंडल में तापमान बहुत तेजी से घटता और बढ़ता रहता है। लेकिन समताप मंडल, जैसे कि नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है, समताप यानी कि समान तापमान। तो समताप मंडल में तापमान घटता बढ़ता नहीं है, बल्कि तापमान बिल्कुल समान रहता है और यहाँ पे किसी भी तरह की मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती। इसलिए हवाई जहाज उड़ाने के लिए समताप मंडल को आदर्श माना जाता है। ठीक है, तो अब ये है कि सही कारण का चयन के लिए क्यों आदर्श माना जाता है। उच्च वायुदाब नहीं, उच्च वायुदाब के कारण तो हो ही नहीं सकता। निम्न वायुदाब भी नहीं है। बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त, आंधी वाली परिस्थितियां, तेज पवन। मैं अभी आपको बता चुकी हूँ कि समताप मंडल में क्या होता है कि मौसम संबंधी घटनाओं से बिल्कुल मुक्त होता है ये, और यहाँ पे तापमान बिल्कुल स्थिर रहता है, तापमान घटता बढ़ता नहीं है। समताप का मतलब है समान तापमान। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें सही होगा कि बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होना। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श मतलब आदर्श मंडल कौन सा है, या हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श किसे माना जाता है। नीचे आपका दे दिया जाएगा क्षोभ मंडल, समताप मंडल, वायु मंडल, बहुत सारे मंडल दिए जाते हैं। तो हमारा समताप मंडल हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श माना जाता है। जो क्षोभ मंडल है, आप जो वायुमंडल की परतों वाला चैप्टर ज्योग्राफी का चैप्टर है, ये मैं वीडियो में डाल चुकी हूँ। इसका वीडियो जरूर आप जाके चेक करें, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आता ही है। तो इसमें क्या है कि वायुमंडल की परतों में क्षोभ मंडल है, तो मौसम संबंधी सारी घटनाएं उसी में होती हैं। इससे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बादल बनना या ये मतलब कि तापमान में बहुत तेजी से परिवर्तन कौन से मंडल में होता है। तो कहाँ पे होता है? क्षोभ मंडल में। हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श किसे माना जाता है? समताप मंडल को। उल्का पिंड आकर पृथ्वी से टकराने से पहले कौन से ऐसे मंडल में वो फट जाता है, यानी टुकड़ों में बढ़ जाता है, तो वो है मध्य मंडल। मध्य मंडल में एक गैस पाया जाता है जिसके कारण उल्का पिंड फूट जाता है, फट जाता है। अगर वो उल्का पिंड डायरेक्ट हमारी पृथ्वी पर आ जाए तो पृथ्वी पर बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। और उसी उल्का पिंड के टूटने को हम क्या कहते हैं? तारों का टूटता, टूटता तारा बोलते हैं ना। टूटता तारा, उसी उल्का पिंड के टूटने से जो रोशनी हमें दिखाई देती है, उस हमें लगता है कि कोई तारा टूट रहा है।
ठीक है। तो इस तरह के सारे क्वेश्चन आप जाके मेरे वीडियो में देख सकते हैं, ज्योग्राफी के वीडियो, उसमें मैं पूरा क्लियर कर चुकी हूँ ये वायुमंडल की परतों वाला। तो आप जरूर उसे जाके देख लें, क्योंकि इसमें से हमारे 5 मंडल हैं, तो इनमें से कहीं ना कहीं से कोई ना कोई क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। हर बार ज्योग्राफी के जो सीटेट में ज्योग्राफी का पार्ट है, इसमें आपको ये क्वेश्चन मिलेगा ही हवाई मंडल की परतों से। तो आप जरूर इसे बहुत अच्छे से समझ लें। अब चलिए नीचे देखते हैं, निम्नलिखित युगलों की सही मिलान करें। ओजोन परत, ओजोन परत कहाँ पे है? ओजोन परत हमारा कहाँ पे है? समताप मंडल में। याद रखिएगा, ये समताप मंडल की 2 विशेषता है, एक तो वायुयान उड़ाने के लिए ये आदर्श है, दूसरा क्या है, ये इसमें ओजोन की परत है। ओजोन की परत आपको पता है कि ओजोन की परत जो होती है सूर्य की परावैंगनी किरणों से हमारी पृथ्वी की रक्षा करती है। ओके। अब रेडियो प्रेषण, रेडियो प्रेषण यानी कि रेडियो को जो प्रेषण मिलता है, रेडियो को जो प्रेषण मिलता है वो कहाँ से मिलता है? रेडियो तरंगे जो प्राप्त होती है वो कहाँ से प्राप्त होती है? तो बाह्य वायुमंडल में, सबसे जो बाह्य वायुमंडल है वहां से हमें रेडियो को तरंगे प्राप्त होती है। मौसम संबंधी घटनाएं, मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ पे होता है? क्षोभ मंडल में। पतली वायु, बहिर्मंडल, जो सबसे ऊपर का बहिर्मंडल है, जो सबसे लास्ट का है, वो वहां पे पतली वायुमंडल की परत, बहुत ही हल्की वायुमंडल की वायुमंडल वहां पे होती है सबसे बहिर्मंडल में। ठीक है। तो ये देख रहे हैं, ये जो सारे वायुमंडल की परतें हैं, इसमें ओजोन परत समताप मंडल में वायुयान उड़ाने के लिए भी जो आदर्श माना जाता है, समताप मंडल माना जाता है। मौसम संबंधी घटनाएं हमारे क्षोभ मंडल में होती है। रेडियो तरंगे हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो रेडियो तरंगे हमें वायुमंडल से प्राप्त होती है। और पतली वायु कहाँ पाई जाती है, मतलब जो बहुत हल्की वायुमंडल कहाँ पे है? तो बहिर्मंडल में है। ये सारी चीजें बेटा मैं यहाँ पे तो आपको समझा चुकी हूँ, और इसके अलावा आप वीडियो जरूर चेक करें, क्योंकि वीडियो में हर चीज बहुत डिटेल से बताई गई है। ठीक है। तो चलिए, इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, ए का 3rd, सी का 1। आप चेक कर सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 3rd इसका सही होगा। ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गल्फ स्ट्रीम, गर्म महासागरीय जलधारा है, क्योंकि ये, अब महासागरीय जलधाराओं के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि महासागरीय जलधाराएं क्या होती हैं। जो जलधाराएं हैं, जो ठंडी ये भूमध्य रेखा है, मैं ऊपर भी आपको समझा चुकी हूँ। ये मैं अपने वीडियो में भी, ज्योग्राफी के वीडियो में मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, ज्योग्राफी के चैप्टर आप जरूर जाके चेक करिएगा। थ्योरी का जो चैप्टर है, हर चीज बहुत क्लियर आपको समझाया गया है, तभी आप क्वेश्चन पेपर सही तरीके से कर पाएंगे। ये भूमध्य रेखा है, और ये उत्तरी ध्रुव, और यहाँ पे है दक्षिणी ध्रुव हमारा। ठीक है। ये उत्तरी ध्रुव है उत्तर की, और ये दक्षिणी ध्रुव है। भूमध्य रेखा बिल्कुल गर्म प्रदेश होता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। तो आपको पता है यहाँ की सूर्य की किरणें बहुत तेजी से पड़ती है, बहुत सीधी सूर्य की किरणें पड़ती है, इसलिए ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होगा, जहां पे सूर्य की किरणें बहुत तेज पड़ेगी, वहां क्या होगा? वहां का जो पानी है, वो पानी क्या होगा? गर्म होगा ना, पानी तो गर्म ही होगा वहां पे। तो यहाँ से जो जो जलधाराएं चलेगी वो क्या होगी? गर्म जलधाराएं होगी। यहाँ से मान लो उत्तर की ओर जलधाराएं जाती हैं, दक्षिण की ओर जलधाराएं जो भूमध्य रेखा से जाती हैं, पानी की धाराएं, तो वो क्या होगी? गर्म जलधाराएं होगी। वहीं अगर ध्रुवीय प्रदेश से जलधाराएं नीचे की ओर आती हैं, उत्तर से भूमध्य रेखा की ओर जो जलधाराएं हैं, दक्षिणी ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जो जलधाराएं जा रही हैं, वो क्या होगा? वो ठंडी जलधाराएं होगी। तो हमारे इसमें क्या पूछा गया? गल्फ स्ट्रीम गर्म महासागरीय जलधारा है, क्योंकि ये ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती है। बिल्कुल नहीं, ध्रुवों से जो भूमध्य रेखा की ओर चलेगी वो ठंडी जलधारा होगी। भूमि के नीचे से गर्म होती है। बिल्कुल नहीं, भूमि के नीचे से गर्म नहीं होती। गर्म पानी के झरनों, स्रोतों द्वारा गर्म होती है। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जलधाराएं, इसमें समुद्र की जलधाराओं की बात की गई है, तो झरनों के पानी का कहाँ, इसमें तो नाम ही नहीं है। भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। बिल्कुल सही है, भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है गर्म महासागरीय जलधारा। महासागर की जलधाराओं की बात की है, तो झरनों से तो इसका कोई रिलेशन ही नहीं है। भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है, क्योंकि यहाँ पर ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, यहाँ पे सूर्य की किरणें बहुत तेज पड़ती है। ठीक है। अब यहाँ से इससे एक क्वेश्चन और बनता है कि गल्फ स्ट्रीम पूछ देगा, इसमें से गर्म महासागरीय जलधारा कौन है, और बहुत सारी जलधाराओं का नाम दे दिया जाएगा। तो गल्फ स्ट्रीम हमारा क्या है? महासागरीय गर्म गर्म जलधाराएं हैं, और जो भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर जाती है। ठीक है। अब ये चैप्टर भी बेटा मैं जो ज्योग्राफी का चैप्टर है, उसमें जो जो इम्पोर्टेंट जलधाराएं हैं, या ठंडी हो या गर्म जलधाराएं हो, जिसके क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, या जिसके आने की संभावना ज्यादा है, उसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। तो चैप्टर आप जाके सर्च कर लें जरूर। ओके। अब चलिए नीचे देखते हैं, निम्नलिखित युगलों का मिलान करिए।
निम्नलिखित युगलों का मिलान करिए। कृषि के प्रकार हैं और क्षेत्र और प्रदेश हैं। पहला क्या है? स्थानांतरी कृषि। स्थानांतरी कृषि कहाँ पे की जाती है? अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेश, सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र, सघन वन वाले क्षेत्र। स्थानांतरित कृषि जिसे कि हम क्या कहते हैं? झूम कृषि, जो मैं आपको हिस्ट्री में भी पढ़ा चुकी हूँ, झूम कृषि, या फिर इसे एक और नाम से जाना जाता है कर्तन एवं दहन कृषि। ठीक है, इसमें क्या होता है? पेड़ पौधों को काटकर उसे जलाया जाता है और उस राख को मिट्टी में मिलाकर फिर उस मतलब मिट्टी में फसल उपजाया जाता है। तो स्थानांतरित कृषि कहाँ पे होती है? सघन वन वाले क्षेत्र में। जो घने वन वाले क्षेत्र में है वहां पे स्थानांतरित कृषि होती है। और ये जो आदिवासी लोग होते हैं, चलवासी आदिवासी, जो एक जगह से दूसरी जगह अपनी जगह परिवर्तन करते रहते हैं, वो लोग ये स्थानांतरित कृषि करते हैं। अब है वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि कहाँ पे होती है? वाणिज्यिक कृषि हमारी होती है शीतोष्ण घास के मैदान में। ठीक है, वाणिज्यिक कृषि किसे बोलते हैं? वाणिज्यिक कृषि बोलते हैं कि जो वाणिज्य यानी कि व्यापार के लिए कृषि की गई हो। कुछ कृषि खाद्य फसलें उपजाई जाती है, जैसे धान, गेहूं, तिलहन, ये सब क्या होता है? खाद्य फसलें होती है जो हमारे रेगुलर खाने के यूज में आती है। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं? खाद्य फसलों वाली कृषि बोलते हैं। वाणिज्यिक कृषि क्या होता है? जो कि हमारे वो मतलब कि व्यापार के लिए, पैसे कमाने के लिए जो हम कृषि कर रहे हैं, उसमें जूट की कृषि हो गई, गन्ने की हो गई, चाय, कॉफी, इस तरह की कृषि वाणिज्यिक कृषि होती है। तो शीतोष्ण घास स्थल के मैदान में वाणिज्यिक कृषि की जाती है। गहन निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि जहाँ की जनसंख्या बहुत ज्यादा हो, वहां जीवन यापन के लिए जो कृषि की जाती है उसे गहन निर्वाह कृषि कहती है। तो सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र में। सी का हमारा क्या होगा? 2, सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र। चलवासी पशुचारण। अर्ध सूक्ष्म और सूक्ष्म प्रदेश। चलवासी पशुचारण क्या होता है? कि जो पशुओं को लेके यहाँ से वहां घूमते रहते हैं। तो क्यों घूमेंगे जब उन्हें एक ही जगह पे सारा कुछ मिल जाएगा। एक ही जगह पे अगर चलवासी पशुचारण का क्या हुआ, एक ही जगह पे अगर उनके पशुओं के लिए भोजन पानी मिल जाएगा तो वो जगह परिवर्तन करेंगे नहीं। अगर मान लो सघन घन वाले क्षेत्र, वन वाले क्षेत्र में कोई पशु लेके रह रहा है तो उन्हें जगह परिवर्तन करने की जरूरत ही नहीं है। तो वो जो अर्ध सूक्ष्म यानी कि जहाँ पे गर्मी के मौसम में सूखा पड़ जाए, वैसे क्षेत्रों के या सूक्ष्म प्रदेश जो बहुत ही वैसे हो, जहाँ पे सूक्ष्म मौसम हो, वैसे प्रदेश में जो लोग होते हैं, जो आदिवासी होते हैं, वो चलवासी पशुचारण करते हैं, यानी कि पशुओं को लेके मौसम के हिसाब से जगह परिवर्तन करते रहते हैं। तो ठीक है, क्लियर है ये कि स्थानांतरित कृषि आप 1 या 2 इसमें भी याद कर लेते तो आपका वो बिल्कुल क्लियर होता। स्थानांतरित कृषि यानी कि जो मैं आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों में पढ़ा चुकी हूँ कि स्थानांतरित कृषि इसे 3 नाम से जाना जाता है: झूम कृषि और कर्तन एवं दहन कृषि। तो ये जो घने जंगलों में रहने वाले आदिवासी होते हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह कृषि, एक जगह जब वो फसल बन के तैयार हो जाता है तो फिर वो अपनी जगह चेंज कर लेते हैं। तो ऐसे होते हैं सघन घन वन वाले क्षेत्र। क्लियर है? तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही होगा। ठीक, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से ऊर्जा संसाधनों पर असत्य कथन का चयन कीजिए। ऊर्जा संसाधनों पर असत्य कथन का चयन कीजिए। ऊर्जा संसाधन यानी कि जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, उसमें असत्य कथन कौन सा है? बायोगैस ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण होती है। सही है, बिल्कुल सही है कि बायोगैस क्या होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण होती है। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है? पृथ्वी जब वो ग्रीन हाउस प्रभाव किसे बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को भी बोल सकते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव की, उसका कारण प्रभाव का कारण होती है बायोगैस। सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय संसाधन है। बिल्कुल सही है, सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, इससे भी क्वेश्चन आता है बेटा। और ये भी मैं आपके ज्योग्राफी के वीडियो में, ज्योग्राफी के थ्योरी में सारे अपलोड कर चुकी हूँ वीडियो में, तो आप उसमें जाके जरूर देख लें। ज्योग्राफी के सारे वीडियो आप जरूर चेक कर लें, उसमें से हर वीडियो से आपके 2 या 3 क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे। आपको देखना है। ज्वारीय ऊर्जा समाप्य होती है। ज्वारीय ऊर्जा समाप्य होती है यानी कि समाप्त होने वाली है ज्वारीय ऊर्जा। पवन ऊर्जा प्रदूषण मुक्त होती है। बिल्कुल सही है, पवन ऊर्जा प्रदूषण मुक्त होती है। तो ये दोनों हमारा तीनों सही है, लेकिन ज्वारीय ऊर्जा समाप्त होती है। तो ज्वारीय ऊर्जा समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि ज्वार भाटा से जो ऊर्जा या पानी की बहुत तेज धार जहां पे गिर रही हो, वहां से जो ऊर्जा बनाया जाता है वो तो कभी समाप्त हो ही नहीं सकती। और इसमें असत्य का चयन करना है, तो हमारा ये बिल्कुल सही होगा क्वेश्चन नंबर 3 की ज्वारीय ऊर्जा समाप्त नहीं होती, क्योंकि वो ज्वारीय ऊर्जा भी एक नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, याद रखिएगा, जो ऊर्जा का संसाधन बहुत लंबे समय से इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम, ये सब अनवीकरणीय संसाधन है जिसके बनने में हजारों साल लग जाता है। और जो आधुनिक ऊर्जा का स्रोत है, जैसे सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। ओके,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से यातायात का कौन सा साधन अधिक दूरी एवं भारी बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए सबसे सस्ता है। यातायात के साधन के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं ज्योग्राफी में, जल मार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग, सड़क मार्ग, ठीक है, सबके बारे में पढ़ चुके हैं। तो जल मार्ग जो होता है अधिक दूरी और भारी सामान ढोने के लिए सबसे सस्ता होता है, यानी कि एक देश से दूसरे देश भी हम ले जाने के लिए अधिक दूरी की बात की गई है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है जल मार्ग और रेल मार्ग में, लेकिन यहाँ पे अधिक दूरी की बात की गई है, यानी कि अधिक दूरी हम एक देश से दूसरे देश में भी अगर ले जा रहे हैं तो रेल मार्ग हमें महंगा पड़ सकता है जल मार्ग के जरिए, मतलब कि जल मार्ग की तुलना में। तो जल मार्ग इसमें सबसे सही ऑप्शन है कि जल मार्ग हमारा अधिक दूरी, और हमारे जो एनसीईआरटी की बुक में दिया गया उसमें क्लियर ये वर्ड दिया गया है कि जल मार्ग अधिक दूरी और भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए सबसे सस्ता साधन है, ठीक है। रेल मार्ग क्या होता है, रेल मार्ग हमारे मतलब कि ज्यादा लोगों को ले जाने के लिए सबसे सस्ता साधन है। वायु मार्ग जहां पे कोई ये आपदा आ गई हो उसके लिए बहुत ही सुविधाजनक महंगा साधन होता है वायु मार्ग, लेकिन सुविधा उसमें क्या होता है जहां पे कोई आपदा आ जाती है उसके लिए वायु मार्ग बहुत उपयोगी है। सड़क मार्ग हमें हर चीज से जोड़ती है, एयरपोर्ट से, रेलवे स्टेशन से, हर चीज से जोड़ने वाला कौन सा है, सड़क मार्ग है। तो सबकी अपनी अपनी विशेषता है और ये सारे हम ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, अपने पर्यावरण को बचाने के लिए जिस प्रकार के संसाधनों का हमें अधिक उपयोग करना चाहिए वह सुझाइए। अपने पर्यावरण को बचाने के लिए, बेटा आप खुद देख रहे होंगे, अगर आप मेरा वीडियो सारा सर्च कर चुके हैं, सारे वीडियो ज्योग्राफी और हिस्ट्री के देख चुके हैं, तो जो हमारा पढ़ा हुआ है उसे सॉल्व करने में कितना मजा आता है कि जो हमारा पढ़ा हुआ, ये तो हमारा पढ़ा हुआ, अब इसे हम सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको भी लगेगा हाँ ये तो हमें आता है, ये तो हम फटाक से बना सकते, सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपके एग्जाम में भी होने वाला है, अगर आप सारे थ्योरी के चैप्टर पढ़ के जाएंगे तो एग्जाम में भी आपका यही होने वाला है। तो प्लीज आप थ्योरी के सारे चैप्टर देख लें, वीडियो जरूर आप सर्च कर लें, वीडियो आप जरूर सुन लें, एक बार से 2 बार वीडियो सुने, उसका नोट्स बना लें। आपके लिए एग्जाम में ऐसे ही होगा कि फटाफट आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। देखिए क्या है, अपने पर्यावरण को बचाने के लिए जिस प्रकार के संसाधनों का हमें अधिक उपयोग करना चाहिए वो सुझाइए। पहला क्या है, अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधनों का हमें कम से कम उपयोग करना चाहिए, क्योंकि अनवीकरणीय संसाधन जो होते हैं उनको बनने में हजारों साल लग जाता है। नवीकरणीय संसाधनों का हम उपयोग कर सकते हैं, अधिक उपयोग कर सकते हैं, इसलिए कर सकते हैं क्योंकि ये संसाधन बहुत जल्दी हमें दोबारा प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है, लेकिन हम इसके आगे भी थोड़ा सा देख लेते हैं और ऑप्शन क्या है, मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन भी तो टूट फूट सकता है, ये भी खराब हो सकता है, तो इसका भी हमें कम उपयोग करना चाहिए। अजैव संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होता है, तो अजैव संसाधन भी अनवीकरणीय संसाधन हो सकता है, तो इसका भी हमें कम उपयोग करना चाहिए। नवीकरणीय संसाधनों का हमें ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाहिए, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा उपयोग क्या, किसी भी संसाधन का बहुत ज्यादा उपयोग ना करें, अपनी जरूरत से ज्यादा उपयोग ना करें। पानी भी एक नवीकरणीय संसाधन है, लेकिन पानी का भी उपयोग हमेशा आपको बोला जा रहा है कि पानी का उपयोग उतना ही करें जितना कि हमें हमारी जरूरत हो, जरूरत से ज्यादा कभी भी पानी का उपयोग ना करें, ठीक है। नेक्स्ट है, एक कक्षा गतिविधि के समय शिक्षक ने विद्यार्थियों से आदिवासियों जैसी दिखने वाली गुड़िया का चयन करने के लिए कहा। अधिकांश विद्यार्थियों ने रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए, सिर पर मुकुट लगाया और नृत्य मुद्रा वाले गुड़िया उठा ली। यह व्यवहार क्या दिखाता है, भेदभाव, रूढ़िवाद, प्रगतिशीलता, पूर्वाग्रह। तो ये भेदभाव क्या दिखाता है, रूढ़िवाद। रूढ़िवादी भेदभाव हम इसे नहीं कह सकते, इसे रूढ़िवादी धारणा कहते हैं कि किसी भी चीज के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी समुदाय के बारे में हमारे दिमाग में बहुत पहले से वो चीजें भरी हुई हैं कि ये तो ऐसे ही है, इस तरह के कपड़े पहनते हैं, ऐसे बोलते हैं, इस तरह की हरकतें करते हैं। लड़के से लड़के और लड़कियों में भी होती है रूढ़िवादी धारणा, हम ऊपर भी सॉल्व कर चुके हैं इसी क्वेश्चन पेपर में। तो ये रूढ़िवाद का उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट है, किसी के प्रति पूर्वाग्रही होने का अर्थ है उन्हें नकारात्मक रूप से देखना। बिल्कुल सही है, पूर्वाग्रही होने का अर्थ क्या है कि उसे हम नकारात्मक रूप से देखते हैं कि ये तो ऐसा ही है, ठीक है, तभी तो पूर्वाग्रही होने का अर्थ है। उन्हें उत्तम श्रेष्ठ मानना, बिल्कुल नहीं, पूर्वाग्रही का मतलब उसे श्रेष्ठ मानना नहीं हो सकता। जो लोग भिन्न हैं उनका अनादर करना, बिल्कुल सही है, जो लोग भिन्न होते हैं उनका अनादर करते हैं, इसे ही हम पूर्वाग्रही कहते हैं। समूह के सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करना, ये भी बिल्कुल सही है, तो हमारा ए, बी और डी सही है। तो पूर्वाग्रह इसमें देख सकते हैं, इसमें भी ये चीज दिया गया है ना कि जो रंग बिरंगे कपड़े पहने, मुकुट पर लगाए, ये सब बातें तो उसने की है, लेकिन उसने ये तो नहीं बताया कि वो बिल्कुल भिन्न है, मतलब वो बिल्कुल नकारात्मक दृष्टि से उसे देखा जा रहा है या फिर भेदभाव की दृष्टि से देखा जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं किया गया है। ये सब कहाँ होता है, पूर्वाग्रह में होता है, कि किसी के लिए कोई पूर्वाग्रह कि ये तो
मतलब गलत ही करेगा, ये समुदाय के लोग तो हमेशा गलत करते हैं, तो पूर्वाग्रह उसी को कहते हैं हम। तो ये सारे पूर्वाग्रही होने का अर्थ क्या है, उसे नकारात्मक रूप से देखना, जो लोग भिन्न है उनका अनादर करना, समूह के सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। संघीय व्यवस्था भारत में सांस्कृतिक विविधताओं की आवश्यकताओं तथा मांगों का पालन करती है। संघीय व्यवस्था क्या है, भारत में सांस्कृतिक विविधताओं की आवश्यकताओं तथा मांगों का पालन करती है। बिल्कुल सही है, संघीय क्या है, सांस्कृतिक विविधताओं की आवश्यकताओं तथा मांगों का पालन करती है, कि सभी भी जो विविधता है उसको समझती है और सभी के मांगों का पालन करती है। ये देश के यह देश में अभिशासन के बहुलित चरण स्तर स्थापित करती है। अभिशासन यानी कि शासन के जो बहुत बहुत सारे चरण होते हैं, स्तर होते हैं, जो बहुत स्तर होते हैं उसको स्थापित करती थी। ये भी बिल्कुल सही है कि जो अलग अलग स्तर होते हैं उसको ये स्थापित करती है। तो क्या है ये पहला देखिए, फिर से हम देखते हैं, दोनों सही है, हमारा ए और बी दोनों सही है, लेकिन क्या आर ए की व्याख्या है, हमें ये देखना है आर ए की व्याख्या है या नहीं। ये तो हमारा गलत ही हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये बोला गया है कि एक सही है एक गलत है, ये भी ये बोला गया है कि एक सही है एक गलत है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो हम दोनों बी 2 और 4 में हम देखेंगे, 2 में दिया गया है कि व्याख्या नहीं है, 4 में दिया गया है कि व्याख्या है। तो इसे हम फिर से समझेंगे। क्या है, संघीय व्यवस्था भारत में सांस्कृतिक विविधताओं की आवश्यकताओं तथा मांगों का पालन करती है। ठीक है, जो अलग अलग विविधता है उसकी आवश्यकताओं और मांगों का वो पालन करती है। दूसरा है, ये देश में अभिशासन से के बहुचलित स्तर स्थापित करती है। शासन के बहुचरित स्तर स्थापित करती है, तो बिल्कुल इसकी व्याख्या आर, मतलब ए और आर दोनों सही है, और आर ए की व्याख्या है, क्योंकि वो संस्कृतियों का विविधताओं का मांगों का पालन करती है। इसीलिए पालन करती है क्योंकि वो जो शासन के कई स्तरों का कई चरणों को स्थापित करती है, इसलिए उसका पालन करती है। ठीक है, मान लो कि सिर्फ केंद्र शासन ही होता तो क्या वो छोटे छोटे गांव में रहने वाले लोगों की संस्कृतियों का पालन कर सकते, नहीं मतलब आदर कर सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चलता कि छोटे छोटे गाँव में क्या हो रहा है। लेकिन हमारे देश में 3 प्रकार की शासन व्यवस्था है, 3 स्तर की शासन व्यवस्था है, पंचायती राज, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। इसलिए उन्हें हर एक व्यक्ति की आवश्यकता का पता है, हर एक व्यक्ति की संस्कृति का पता होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्नलिखित में से किन घटनाओं की पहचान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार रोकथाम अधिनियम 1989 के उल्लंघन के रूप में की गई है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार जनजाति अधिनियम, जिसे अत्याचार रोकथाम अधिनियम भी कहते हैं, जो कब लागू हुआ था, 1989 में के उल्लंघन के रूप में की गई है। क्या है, पहला, उच्च जाति के लोगों द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों के विरुद्ध हिंसा, बिल्कुल सही है ये। दूसरा है, अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्यों को आपत्तिजनक पदार्थ खाने के लिए बाध्य करना, ये भी सही है, ये भी हम सिविक्स में पढ़ेंगे अभी। तीसरा है, गैर आदिवासी लड़की सॉरी गैर आदिवासी लकड़ी व्यापारियों को जनजातीय भूमि के दोहन की अनुमति देना, ये भी बिल्कुल सही है कि जो गैर आदिवासी लकड़ी व्यापारी होते थे उसे जनजातीय भूमि से दोहन, यानी कि जनजातीय भूमि होती थी उनसे क्या कहते थे, निकाल दिया जाता था उन्हें। अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य विवाह करना, ये तो अगर अनुसूचित जाति समुदाय से अगर विवाह करेंगे तो ये हुआ ना कि उन्हें अपने बराबर माना जा रहा है, तो ये नहीं है, बल्कि हमारा ऑप्शन ए, बी और सी सही होगा, डी हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अब इससे जो रिलेटेड और क्वेश्चन बन सकता है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम कब पारित हुआ था, कब हुआ था, 1989 में। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है, अत्याचार रोकथाम अधिनियम। क्लियर है, इसका दूसरा नाम क्या है, अत्याचार रोकथाम अधिनियम। तो आप कहीं अगर अत्याचार रोकथाम अधिनियम आ जाए तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, मध्याह्न भोजन ने विद्यार्थियों में जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने की में सहायता की है तथा सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया है। सही विकल्प के चयन द्वारा कथन को समझाइए। मध्याह्न भोजन क्या होता है, स्कूल में जो मिड डे मील बच्चों को मिलता है, उसमें क्या होता है, जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने की सहायता की है। क्यों, क्योंकि सभी जाति के लोग बच्चे, तो सभी जाति के बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं ना, तो सभी जाति के लोग वहाँ एक जैसा भोजन करते हैं। उनमें ये नहीं है कि अमीर गरीब का भी कोई अंतर नहीं है, सभी वही भोजन कर रहे हैं, एक जैसा भोजन कर रहे हैं, एक साथ कतार में बैठ के भोजन करते हैं। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, सभी जातियों के बच्चे साथ साथ खाते हैं, बिल्कुल सही है ये। कई स्थानों में दलित महिलाओं को खाना पकाने के लिए रखा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है कि दलित महिलाओं को खाना पकाने के लिए रखा जाता है ताकि ये जातिगत भेदभाव समाप्त हो। स्कूलों में गरीब बच्चों को प्रवेश लेना कई गुना बढ़ गया है, बिल्कुल बढ़ गया है गरीब बच्चों को प्रवेश लेना, क्योंकि गांव में जो बहुत सारे खेतीहर मजदूर होते थे उनके साथ क्या होता था कि उन्हें अपने बच्चों के मतलब भोजन जब कृषि का समय नहीं होता था, मतलब जिसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं, वो मौसमी बेरोजगारी के टाइम में उन्हें अपने बच्चों के भोजन के लिए भी कुछ नहीं जुड़ पाता था, तब वो क्या करते हैं, अब
वो इसीलिए बच्चों को भोजन के लिए स्कूल भेजते हैं, ताकि उन्हें बच्चों को भोजन मिल सके। और अगर बच्चे स्कूल जा रहे हैं, भोजन के बहाने ही जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, वो क्लास में बैठ रहे हैं और टीचर अगर उसे कुछ पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे कुछ ना कुछ तो सीखेंगे ही। इसलिए मिड डे मील स्टार्ट भी किया गया था। फिर है स्कूल छोड़ने की दरों में कमी आई। स्कूल छोड़ने की दरों में पहले लोग स्कूल छोड़ देते थे क्योंकि अपने बच्चों को रोजी रोटी के लिए, भोजन के लिए वो किसी न किसी काम में लगा देते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है, उन्हें भोजन तो स्कूल से ही मिल रहा है, तो उन्हें कोई काम करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये हमारा ABCD सारा ही सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। ठीक है। निम्नलिखित नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान भारतीय न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है? निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान भारतीय न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है? देखते हैं। भारतीय न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता है, जो हमारे तीनों कोर्ट हैं वो बिल्कुल स्वतंत्र हैं, कार्यपालिका और विधायिका से स्वतंत्र है। ये कौन सा प्रावधान है जो इसकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करती है, वो देखेंगे हम। पहला है, न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में विधायिका शामिल नहीं होती। बिल्कुल सही है, न्यायाधीशों की जब नियुक्ति होती है इसमें कोई विधायिका यानी कि हमारे द्वारा चुने हुए मंत्री शामिल नहीं होते। न्यायाधीशों का निश्चित कार्यकाल होता है, न्यायाधीशों का एक निश्चित कार्यकाल होता है, उसके बाद वो रिटायर हो जाते हैं। न्यायाधीशों की आचरण की संसद चर्चा नहीं कर सकती है। अब न्यायाधीशों के आचरण की संसद चर्चा नहीं कर सकती, मतलब संसद में न्यायाधीशों के बारे में कोई चर्चा नहीं किया जा सकता है। फिर है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। बिल्कुल नहीं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति नहीं दिलाते हैं। तो ये हमारे A, B और C हमारा बिल्कुल सही है। ओके। निम्नलिखित से कौन से प्रावधान भारतीय न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है? तो ये तीनों हमारे स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। ओके। हमारे नहीं, मतलब कि न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, ये कोई स्वतंत्रता को सुनिश्चित नहीं करता है। ओके। नेक्स्ट देखिए, ऑफिस जाने वाली महिला जिसे वेतन एवं सम्मान मिलता है द्वारा निष्पादित ऑफिस संबंधी काम की तुलना में घरेलू महिला द्वारा निष्पादित काम अनदेखा तथा अदत्त जाता है। इसके पीछे के संभाव्य कारणों की जांच कीजिए। मतलब जो ऑफिस जाने वाली महिला है उसे वेतन और सम्मान मिलता है, उनके द्वारा जो काम किया जाता है, मतलब ऑफिस में जो काम किया जाता है उसकी तुलना में जो घर में काम करने वाली महिला है उनके कामों को अनदेखा किया जाता है, घरेलू काम करने वाली महिलाओं को। इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? संभाव्य मतलब क्या संभावित कारण हो सकते हैं, उनकी जांच कीजिए। कार्यालय काम का अतिमूल्यन। दूसरा है, घरेलू काम के लिए कम समय लगना। ऐसा नहीं है घरेलू काम के लिए कम समय लगता है, पूरा पूरा दिन लग जाता है घरेलू काम के लिए। भारतीय समाज की पितृक व्यवस्था, घरेलू काम का अवमूल्यन। तो हमारा बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर 4 है ये सही होगा कि घरेलू काम के लिए महिलाओं को कोई पैसे नहीं मिलते, कोई वेतन नहीं मिलता है। ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ कि उसका कोई वेतन नहीं मिल रहा है, कोई पैसे नहीं मिल रहा है, कोई उसका मतलब कि सैलरी नहीं मिल रही, इसलिए इसका क्या हुआ, इनको अनदेखा किया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय नागरिकों को अनुदत्त किस मौलिक अधिकार की परिधि के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने भोजन के अधिकार, निजता के अधिकार तथा प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु के अधिकार की व्याख्या की है? क्या है? भारतीय नागरिकों को किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने भोजन के अधिकार, निजता के अधिकार तथा प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु के अधिकार की व्याख्या की है? तो इसमें है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 है, इसमें जीवन का अधिकार प्राप्त हुआ है। याद रखिएगा, जीवन का अधिकार, जीवन के अधिकार में ही है कि भोजन का अधिकार, निजता का अधिकार और प्रदूषण मुक्त जल का अधिकार, इस तरह के अधिकार लोगों को दी गई है। और यह है हमारा कौन सा, अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार की बात की गई है। ओके। कभी कभी ये भी आ सकता है जीवन का अधिकार किसमें, कौन से अनुच्छेद में बात की गई, तो अनुच्छेद 21 में। नेक्स्ट है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता से भिन्न है, दोनों के बीच के भेदों की पहचान करने वाले सही विकल्पों की पहचान कीजिए। भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है कि भारत में किसी भी एक धर्म को राजधर्म या राष्ट्र धर्म घोषित नहीं किया जाएगा, किसी भी एक धर्म को ज्यादा सम्मान नहीं दिया जाएगा, राज्य की ओर से ज्यादा सम्मान या राज्य की ओर से सबसे सर्वश्रेष्ठ धर्म घोषित नहीं किया जाएगा, और राष्ट्र धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेगी, ये है। लेकिन ये भी है कि जरूरत पड़ने पर राष्ट्र जो सरकार है वो
धर्म में हस्तक्षेप कर सकती है अगर धर्म में कोई बहुत ज्यादा कुरीति हो, अगर धर्म के नाम पर कोई बहुत ज्यादा गलत काम हो रहा हो, तो ये भारतीय धर्मनिरपेक्षता है। अमेरिका में राज्य और धर्म में से कोई भी एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अब अमेरिका में क्या है, राज्य और धर्म में से कोई भी एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। लेकिन भारत में क्या है, राज्य धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन एक मतलब कि उसे राष्ट्र धर्म घोषित नहीं करेगा, उसे श्रेष्ठ किसी एक धर्म को नहीं मान सकता, लेकिन धर्म के मामलों में राज्य हस्तक्षेप कर सकता है अगर धर्म में बहुत ज्यादा कोई कुरीति हो। दूसरा है, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान है। तीसरा है, अमेरिका और भारत दोनों ही राज्यों के मामलों में धार्मिक मामलों में स्पष्ट पृथक्करण बनाए रखते हैं। चौथा है हमारे, अमेरिका में भारत के विपरीत राज्य धार्मिक सुधारों की अनुमति दे सकता है। अब क्या है इसमें, ये देखिए हमारा कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता अब अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता से भिन्न है। दोनों के बीच की भेदों की पहचान करने वाले सही विकल्पों की निम्नलिखित में से पहचान कीजिए। तो क्या है, अमेरिका में राज्य और धर्म में से कोई भी एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ठीक है, इसमें क्या है, दोनों के बीच भेदों की पहचान करने वाले सही विकल्पों की निम्नलिखित में से पहचान कीजिए। तो ये तो सही है कि पहला तो बिल्कुल सही है कि अमेरिका में राज्य और धर्म बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इन तीन में हमें कंफ्यूजन है। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान है। भारतीय संविधान में क्या है, जो अल्पसंख्यक हैं उनके अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान है। अमेरिका और भारत दोनों ही राज्य के मामलों और धार्मिक मामलों में स्पष्ट पृथक्करण बनाए रखते हैं। फिर अमेरिका में भारत के विपरीत राज्य धार्मिक सुधारों की अनुमति दे सकता है। अमेरिका में भारत के विपरीत राज्य धार्मिक, ये तो बिल्कुल भी गलत है डी, कि अमेरिका में धार्मिक सुधारों के विपरीत राज्य मामलों में अनुमति नहीं दे सकता। अमेरिका में तो सुधारों की अनुमति है ही नहीं। अमेरिका में क्या है, दोनों ही किसी भी चीज में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो ये हमारा गलत है, ए तो हमारा सही है। बी और सी में दूसरा हम एक और देखेंगे हमारा कौन सा सही है। ओके, या तो हमारा 4 सही होगा या हमारा 2 सही होगा। अमेरिका और भारत दोनों ही राज्य के मामलों और धार्मिक मामलों में स्पष्ट पृथक्करण बनाए रखते हैं। तो ये भी हमारा गलत है कि अमेरिका और भारत दोनों ही राज्य के मामलों और धर्म के मामलों में स्पष्ट पृथक्करण बनाए रखते हैं। तो हमारा बी सही है, ए और बी हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट, सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान है। वाक्य का अर्थ है, सभी नागरिकों को अपने सामाजिक आर्थिक स्तर पर अनुच्छेद समान कानून का पालन करना होगा। बिल्कुल सही है, सभी नागरिकों को अपने सामाजिक आर्थिक स्तर के अनुसार, अनुच्छेद नहीं अनुसार होगा, समान कानून का पालन करना होगा। बिल्कुल, जो कानून है वो सभी के लिए समान है, चाहे वो राष्ट्रपति हो या फिर एक भिखारी हो। कानून की दृष्टि में किसी भी व्यक्ति के साथ अपने उसके नस्ल, धर्म, जाति अथवा जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये भी बिल्कुल सही है। असमानताएं समाप्त हो गई, असमानताएं अभी भी समाप्त नहीं हुई हैं। यह समस्त नागरिकों के लिए निष्पक्ष अवसर तथा गौरवमय जीवन सुनिश्चित करता है। तो ये सही है, हमारा ए, बी और डी सही है, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से युग में सही सुमेलित करते हैं। पहला है राजमिस्त्री। राजमिस्त्री क्या करता है, पहला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में निम्नलिखित में से कौन से युग में सही सुमेलित है। राजमिस्त्री, राजमिस्त्री क्या है, दिहाड़ी मजदूर। राजमिस्त्री दिहाड़ी मजदूर होते, सही बात है, क्योंकि जो राजमिस्त्री होते हैं उन्हें डेली का मतलब कि उन्हें कोई सरकारी नौकरी उनकी नहीं होती, वो दिहाड़ी मजदूर ही होते हैं। अब एक घरेलू कामगार, अनियमित मजदूर, बिल्कुल सही है, जो घरेलू कामगार होते हैं अनियमित मजदूर होते हैं कि उन्हें कुछ दिन काम पे रखा जाता है, फिर हो सकता है उन्हें हटा भी दिया जा सकता है। सब्जी विक्रेता, स्वरोजगार, बिल्कुल सही है, सब्जी विक्रेता क्या होता है, स्वरोजगार होता है। दुकान और सुपरवाइजर, व्यवसायी, दुकान और सुपरवाइजर कोई व्यवसायी नहीं होता है। तो ए, बी और सी हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। इसमें यही देखना है कौन सा युग में सही है। नेक्स्ट है, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में बढ़ते प्रवसन के परिणाम, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में लोग ज्यादा प्रवास कर रहे हैं, लोग जा रहे हैं, परिणाम स्वरूप शहरों में औद्योगिक स्थलों के निकट स्लम क्षेत्रों में वृद्धि दिखाई देती, इस प्रकार प्रवसन के कारण है।
इस प्रकार के प्रवसन के कारण क्या हैं, मतलब इस प्रकार के प्रवास के कारण क्या हैं। तो इसका क्वेश्चन का मतलब ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों से जो शहरी क्षेत्रों में लोग ज्यादा से ज्यादा जा रहे हैं, उसके कारण क्या हो गया, जो औद्योगिक क्षेत्र है उसके आसपास झोपड़पट्टी, जो स्लम क्षेत्र होते हैं, झोपड़पट्टियां ज्यादा दिखाई दे रही हैं। इस प्रकार के मतलब कि प्रवास के क्या कारण है, लोग क्यों ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर जा रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में जीवन के स्तर में अधोगति बिल्कुल नहीं, शहरी क्षेत्रों से मतलब कि जीवन के स्तरों में बहुत ज्यादा अधोगति नहीं होती। ग्रामीण कामगार बाजार में विघटन, ग्रामीण कामगारों को बाजार में ज्यादा मतलब कि वहां पे ज्यादा काम मिलता है, मतलब मार्केट में ज्यादा उनको काम मिलता है। घटी हुई कृषि उत्पादकता, ये भी सही है, कृषि में उत्पादकता बहुत ज्यादा घट रही है, कृषि उत्पादकता, इसलिए लोग शहरों की ओर जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ी हुई कुशल कार्यबल की संख्या, ये भी सही नहीं है हमारा। तो बी और सी हमारा सही है कि ग्रामीण कामगार बाजार में विघटन, या कि ग्रामीण कामगारों को जो बाजार में ज्यादा से ज्यादा काम मिल रहा है इसलिए वो मार्केट की ओर जा रहे हैं। विघटन यानी कि ग्रामीण बाजार जो होते हैं उसमें काम की कमी हो गई है और वो शहरों की ओर इसलिए जा रहे हैं। फिर क्या है, घटी हुई कृषि उत्पादक, गांव में लोग ज्यादातर कृषि पर डिपेंड होते हैं, कृषि उत्पादकता में कमी आ रही है इसलिए भी वो शहरों की ओर जा रहे हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन सेवाओं को सार्वजनिक सेवाओं में सम्मिलित किया जा सकता है। सार्वजनिक सेवाएं वो होती है जो सभी के लिए होती है, ठीक है। पुलिस सेवा, बिल्कुल पुलिस सेवा सार्वजनिक सेवाएं हैं। न्यायिक सेवा भी सार्वजनिक सेवाएं हैं। शैक्षणिक सेवा भी सार्वजनिक सेवाएं हैं। निर्माण सेवाएं ये सार्वजनिक सेवाएं नहीं होती है कि निर्माण सभी के लिए थोड़ी ना होता है। अगर कोई निर्माण हो रहा है तो मान लो कि कोई बेड बना रहा हो, कोई कूलर बना रहा हो, एसी बना रहा हो, कि वो सभी के लिए बना रहा है। निर्माण तो बहुत सारी चीजों का निर्माण होता है, तो सबके लिए नहीं होता, जो उसे खरीद सकता है उसी के लिए। लेकिन ये तीनों सेवाएं क्या होता है, ये सभी के लिए है, सार्वजनिक है, ठीक है। तो ए, बी और सी हमारा सही है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, 1883 में इल्बर्ट बिग के लागू होने पर विरोध क्यों हुआ था। अब ये हिस्ट्री के क्वेश्चन आ गए बेटा, जो हिस्ट्री में मैं करवा चुकी हूँ। ये इल्बर्ट बिल वही है जो शिक्षा के अधिकार वाला, शिक्षा वाला जो चैप्टर था उसी में है ये सारा। 1883 में इल्बर्ट बिल के लागू होने करने पर विरोध हुआ क्योंकि भारतीयों ने इसका विरोध किया, क्योंकि इस बिल ने ब्रिटिश सरकार को बिना सबूत के भारतीयों पर मुकदमा चलाने की छूट दे दी। ये इल्बर्ट बिल की बात है, याद रखिएगा। कब लागू हुआ, 1883 में लागू हुआ था इल्बर्ट बिल। ओके, क्या है कि छूट दे दी, ये गलत है। अंग्रेजों ने इस बिल का विरोध किया क्योंकि अब भारत में भारतीय ब्रिटिश, बता चुकी हूं मैं आपको, ये शिक्षा वाला नहीं, ये बिल्कुल लास्ट वाला चैप्टर है। जो लास्ट चैप्टर अभी अभी मैंने अपलोड कराए किए थे, ये हिस्ट्री के चैप्टर सबसे लास्ट हमारे 8th क्लास का जो 8वां चैप्टर है, सबसे लास्ट चैप्टर, उसमें है इल्बर्ट बिल के बारे में। इल्बर्ट बिल में क्या हुआ था कि एक बिल पास किया गया था, इल्बर्ट बिल। इसमें क्या था कि जो अंग्रेज अगर भारत में कुछ गलत करते हैं तो उसमें भारतीय जो जज हैं वो भी उस पर मुकदमा चला सकते हैं। तो इससे क्या हुआ था, भारतीय जज भी उस पर मुकदमा चला सकते हैं, और इससे अंग्रेजों में बहुत ज्यादा विरोध उत्पन्न हो गया था और इस बिल को वापस ले लिया गया। इससे भारतीयों में ये समझ में आ गया था कि जो अंग्रेज हैं वो क्या चाह रहे हैं, ठीक है। तो अंग्रेजों ने इस बिल का विरोध किया क्योंकि अब भारतीय भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते हैं, ये सही है। उसके बाद है, बिल ने अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित करने का प्रयास किया था, ये भी सही है। तो बिल भारतीय लोगों के प्रति नस्लवादी नजरिया रखता था, ये गलत है। तो इसी कारण क्या हुआ था, इस बिल में क्या हुआ था कि भारतीय जज भी अब अंग्रेजों पर मुकदमा चला सकते थे। पहले क्या होता था कि भारतीय जज अंग्रेजों पर मुकदमा नहीं चला सकते थे। अंग्रेज अगर कुछ गलत करता है भारत में तो अंग्रेजी मतलब ब्रिटिश जज ही उस पर मुकदमा चलाएंगे। तो इल्बर्ट बिल में यही बात की गई थी कि भारतीय जज भी अंग्रेजों पर मुकदमा चला सकते हैं। और वो किस लिए किया गया था, ताकि भारतीय जज और जो न्यायाधीश और जो ब्रिटिश न्यायाधीश हैं दोनों में समानता स्थापित की जा सके। तो हमारा बी और सी सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। और इसमें से क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इल्बर्ट बिल कब लागू किया गया था, तो 1883 में लागू किया गया था। मैं आपको वो चैप्टर बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ, इसलिए कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हमें एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझना है। स्वतंत्र भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वतंत्र भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारा संविधान, ए है, हमारा संविधान कानून की नजर में सबको बराबर मानता है, लेकिन असल जिंदगी में कुछ भारतीय औरों के मुकाबले ज्यादा बराबर हैं। करेक्ट रीजन क्या है, more equal than other, मतलब औरों के मुकाबले ज्यादा बराबर है, यानी कि औरों के मुकाबले से वो ज्यादा ऊंचे हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है।
कानून की नजर में तो क्या है, संविधान कानून की नजर में सबको बराबर मानता है, लेकिन क्या है कुछ, लेकिन असल जिंदगी में कुछ भारतीय क्या है, औरों के मुकाबले ज्यादा ऊपर उठे हुए हैं, ज्यादा बराबर है। अब एक दूसरा है, भारतीय संविधान में तय किए गए आदर्शों को हम अभी तक साकार नहीं कर पाए हैं। तो भारतीय संविधान में जो आदर्श तय किए गए हैं, बिल्कुल सही बात है, उन सभी को हम अभी तक साकार नहीं कर पाए हैं। ठीक है, अभी तक साकार नहीं कर पाए, तो ये दोनों ही सही है और बिल्कुल सही है कि जो अभी तक साकार नहीं कर पाए हैं, यही कारण है कि जो कुछ भारतीय ज्यादा मतलब कि कुछ भारतीयों को ज्यादा अधिकार मिले हुए हैं अपने मतलब कि समुदाय में। संविधान से तो नहीं बोल सकते हम, समुदाय में कुछ भारतीयों को औरों के मुकाबले ज्यादा अधिकार मिले हुए हैं, यही कारण है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही कारण है। ठीक है, ए का सही कारण हमारा आर है, बिल्कुल सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नीचे दो कथन ए और बी खिलाफत आंदोलन के संबंध में है। खिलाफत आंदोलन क्या था, ये भी जो 8th क्लास का जो लास्ट चैप्टर है, जो अभी अभी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, उसमें ये आंदोलन के बारे में दिया गया है। खिलाफत आंदोलन क्या था कि तुर्की के खलीफा को गद्दी से हटा दिया गया था, उस पर एक सख्त संधि थोपी गई थी, और इसी के विरोध में भारत में खिलाफत आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1920 में। ठीक है, तो और ये आंदोलन क्यों हुआ था कि हिंदू मुस्लिम में एकता स्थापित रखने के लिए कि ये आंदोलन हुआ था। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि इसमें क्या है कि ए और बी खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में दिए हैं, इनमें क्या है। पहला क्या है, 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान यानी कि खलीफा को ऊपर बहुत सख्त संधि थोपी थी, बिल्कुल सही है ये हमारा। दूसरा क्या है, भारतीय मुसलमान चाहते थे कि पुराने ओटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, ये गलत है, क्योंकि भारतीय मुसलमान क्या चाहते थे कि ओटोमन तुर्की जो है वहां पर खलीफा का ही शासन रहे। तो ए हमारा सही है और बी हमारा गलत है, ए सही है और बी गलत है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन, जैसे जैसे नील का व्यापार बढ़ा, व्यावसायिक प्रतिनिधि तथा कंपनी के कर्मचारी भी नील उत्पादन में निवेश करने लगे। बिल्कुल सही है, नील की खेती याद करिए, मैं हिस्ट्री के 8th क्लास की हिस्ट्री में ही आपको पढ़ा चुकी हूँ ये, कि जैसे जैसे नील का व्यापार बढ़ा, व्यावसायिक प्रतिनिधि कंपनी के कर्मचारी नील के उत्पादन में निवेश करने लगे, क्योंकि भारतीय नील से उन्हें ज्यादा फायदा होने लगा था। वो जो नील की फसल होती है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ही ज्यादा होता है, अच्छी तरीके से होता है। तो क्या कर रहे थे वो जो अंग्रेज थे वो भारत में नील की कृषि करने के लिए किसानों पर प्रेशर डाल रहे थे। ठीक है, इनमें होने वाले अधिक लाभ से आकर्षित होकर बहुत सारे लोग स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से भारत आए और बागान मालिक बन गए। ये भी बिल्कुल सही है कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड से वापस भारत आए थे और बागान मालिक बन गए थे, क्योंकि नील की खेती से अधिक लाभ हो रहा था। ठीक है, तो ये दोनों ही सही है। अब व्याख्या है या नहीं ये हम देखेंगे, कि जैसे जैसे नील का व्यापार बढ़ा, व्यावसायिक प्रतिनिधि तक कंपनी के कर्मचारी भी नील के उत्पादन में निवेश करने लगे, बिल्कुल करने लगे थे। अब इसमें है कि लोग आकर्षित हुए स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से भारत आए थे, तो बिल्कुल वो भारत आए थे तभी तो वो इसमें उत्पादन में निवेश कर रहे थे, तो बिल्कुल सही है। एक की व्याख्या क्या है, आर है, आर ए की व्याख्या है। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अब चलिए हम देखते हैं 81 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन से कथन बुद्ध के उपदेश से के संबंध में सही है। अब बुद्ध के उपदेश क्या क्या थे, बुद्ध के उपदेश थे कि हमें हिंसा नहीं करना है, हमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, किसी भी जीव जंतु को मारना नहीं है, हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार करना है। और ये भी देखिए, ये भी था कि हमारे कष्ट जो है वो हमारे पिछले जन्म के परिणाम होते हैं। बुद्ध के उपदेश ये भी थे कि हम जो कर रहे हैं, हमें जो कष्ट मिल रहा है, अभी बहुत लोग कहते हैं ना कि हम तो इतने अच्छे काम करते हैं फिर हमें कष्ट क्यों मिल रहा है, हमारे साथ ऐसा बुरा क्यों होता है, तो क्यों होता है उनका क्या कहना था कि हमारे पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम है। ठीक है, तो हम देखते हैं बुद्ध के उपदेश के संबंध में क्या सही है। पहला है, हमारे कष्ट और दुख हमारे पिछले जन्म को परिणाम है, बिल्कुल सही है, हमारे कष्ट और दुख हमारे पिछले जन्म को परिणाम है। हमारे कष्ट और दुख हमारी लालसाओं और इच्छाओं की वजह से है, ये भी बिल्कुल सही है। लालसाओं और इच्छाओं को उन्होंने तृष्णा कहा है, याद रखिएगा, एक बार ये भी क्वेश्चन आया था कि बुद्ध ने तृष्णा किसे कहा है, तो बुद्ध ने तृष्णा किसे कहा है, अपनी लालसाओं और इच्छाओं को उन्होंने तृष्णा कहा है। तो वही है कि हमारे कष्ट और दुख हमारी लालसाओं और इच्छाओं की वजह से है, हम ज्यादा से ज्यादा इच्छा करते हैं तभी तो हमें कष्ट हो रहा है, अगर हम बहुत ज्यादा इच्छा ना करें तो हमें कभी कष्ट नहीं होने वाला। एक खुशहाल जीवन के लिए बुद्ध के सभी अनुयायियों को उनके उपदेशों
को मानना और पालन करना आवश्यक है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि बुद्ध बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं डालते थे। जिनकी मर्जी हो उनके उपदेशों को माने, जिनकी मर्जी ना हो उनके उपदेशों को ना माने। तो हमारा ए और बी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट है 16वीं और 17वीं शताब्दियों में यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़ों की मांग में तेजी आने से भारत के बुनकरों में निम्नलिखित परिवर्तन आए। अब क्या हुआ, 16वीं और 17वीं शताब्दी यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़ों की मांग में तेजी आने से भारतीय बुनकरों में निम्नलिखित बदलाव आए। अधिकाधिक लोगों ने कताई, धुलाई और रंगाई का धंधा अपना लिया। बिल्कुल, जब मतलब कि कपड़े के मांग में तेजी आएगी, अगर मार्केट में हम व्यापार कर रहे हैं, हम व्यवसायी हैं और किसी चीज में बहुत तेजी आ रही है, तो हम उसमें जाके वो व्यवसाय करना पसंद करते हैं। तो भारत में भी ये हुआ, लोग कताई, धुलाई, रंगाई में अपना धंधा अपना लिया। शिल्पकारों के कामकाज में स्वतंत्रता में बढ़ोतरी हुई। शिल्पकार, और यहाँ पे भारतीय कपड़ों की मांग की गई, तो शिल्पकार तो इसमें कहीं है ही नहीं, ये गलत है। डिजाइनों में बहुलता और शिल्पकारों की कलात्मकता में वृद्धि हुई। फिर शिल्पकार तो इसमें आएगा ही नहीं। फिर क्या है, एजेंटों से पहले ही पेशगी लेकर काम करने की नई प्रणाली चली। ये भी बिल्कुल सही है कि ये भी कि एजेंटों से क्या होता था कि पहले ही पेशगी ली जाती थी कि आपसे इतने पैसे, मतलब कि जो लेबर होते थे उन्हें पैसे दे दिए जाते थे, बुनकर को पैसे दे दिए जाते थे पहले ही कि इतना पैसा लेके हमें इतने सूट चाहिए, हमें इतने कपड़े चाहिए। तो ए और डी हमारा सही है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न जातियों की दुर्दशा पर ज्योतिराव फूले की 1873 में आई किताब समर्पित है। कौन सी जातियों की दुर्दशा पर ज्योतिराव फूले की जो 1873 में जो किताब आई थी वो समर्पित है। 1873 में जो ज्योतिराव फूले ने जो किताब लिखी थी, उस किताब का नाम आप मुझे कमेंट में लिखेंगे। मैं आपको चैप्टर में करा चुकी हूँ, ये आप हिस्ट्री का चैप्टर जरूर जाके देखें, 8th के ही हिस्ट्री में ये है और मैं आपको करा चुकी हूँ। तो उस किताब का नाम आप खुद मुझे बताएंगे। पहले हम इसका ऑप्शन देखते हैं। निम्न जातियों की दुर्दशा पर ज्योतिराव फूले की 1873 में आई किताब समर्पित है। भारत के उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के राष्ट्रवादियों को, भक्ति गायकों को, अमेरिकी गृह युद्ध में दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को, ब्रह्म समाज सुधारकों को। तो ऑप्शन इसका क्या है, आंसर क्या है, अमेरिकी गृह युद्ध में दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को। अब जो ज्योतिराव फूले की जो बुक थी, वो बुक अगर आप अभी मुझे ऑप्शन में मतलब कि कमेंट में लिख दे तो बहुत अच्छी बात है। आप जरूर कमेंट में लिखिएगा ज्योतिराव फूले की जो बुक थी उसका नाम। वो बुक किस लिए थी, अमेरिका में जो दास प्रथा था, ठीक है, उस दास प्रथा का अंत हुआ था, उसी से रिलेट किया गया था। भारत में जो नीची जाति के लोग या फिर जो अछूत जिन लोगों को कहा जाता था, उन लोगों से रिलेट करके ज्योतिराव फूले ने एक बुक लिखी थी। उस बुक का नाम आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं प्लीज, जबकि मुझे भी लगे कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, समझ रहे हैं और आप अपनी तरफ से थोड़ा सा तो एफर्ट कर रहे हैं। तो प्लीज आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि ज्योतिराव फूले ने कौन सी बुक लिखी थी। मैं आपको वीडियो में बता चुकी हूँ, जब मैं थ्योरी करा रही थी तो मैं थ्योरी में बिल्कुल आपको क्लियर बता चुकी हूँ ज्योतिराव फूले की बुक, और मैंने हाईलाइट भी किया था, अंडरलाइन भी करके मैंने बताया था कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो प्लीज आप बुक का नाम मुझे जरूर बताएं। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 19वीं सदी से दूसरे अर्ध तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने लगे और सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलनों की शुरुआत की। क्या है, 19वीं सदी से दूसरे अर्ध तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने लगे और सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलनों की शुरुआत की। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की थी, जो गैर ब्राह्मण थे। यही बात ऊपर बोली गई है। जिन्होंने चमड़े का काम करने वालों के बीच काम किया एवं उनको संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए आंदोलन किया। तो ये भी बिल्कुल सही है, ए और बी दोनों सही है और बी ए का उदाहरण है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, बिल्कुल उदाहरण है, क्योंकि गैर जातियों में जो घासीदास थे वो इस तरह से काम करते थे और ऑप्शन ए में हमारा यही बताया गया है। तो ए भी ए का उदाहरण है। ठीक है, या व्याख्या है, जो भी आ जाए वो भी होगा। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने कुरान की आयतों की पूर्ण व्याख्या करके कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। है मुमताज अली, जो शिक्षा वाला हमारा चैप्टर है, जिसमें महिलाओं की शिक्षा के सुधार वाला चैप्टर है, महिलाओं वाला चैप्टर हिस्ट्री के 8th क्लास की हिस्ट्री में ही है, उससे ये क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या करके कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए।
मुमताज अली है ये। नेक्स्ट है मध्यकाल में जनजातीय समूहों के बारे में हमें बहुत कम जानकारी है, क्योंकि मध्यकाल में जनजातीय समूहों के बारे में हमें बहुत कम जानकारी होती है। जब जनजातियों के बारे में आपको पढ़ा रही थी, मैंने बताया था कि उनकी कोई लिखित हिस्ट्री नहीं है, वो मौखिक दस्तावेज रखते थे, कोई लिखित दस्तावेज नहीं है। उनकी जो भी जानकारियां हैं वो मौखिक है, यानी कि सुनी सुनाई है। तो क्या है, वो लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, इसलिए उनके बारे में हमें कम जानकारी है। बिल्कुल सही है। वो उन इलाकों में नहीं रहते थे जहां मध्यकालीन शासक गए। बिल्कुल नहीं, वो तो हर जगह रहते थे जंगलों में। ब्रिटिश शासन के स्थापित होने के बाद ही वे लोगों के नजर में आ पाए, ऐसा भी नहीं है। वो अलगाव में थे और एकांत में रहते थे, ये भी नहीं है। यही है कि उनकी कोई लिखित दस्तावेज नहीं है, इसलिए मध्यकाल में उनकी कोई बहुत कम जानकारी हमें मध्यकाल में उनकी मिलती है। नेक्स्ट है खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। यह लेखांश 13वीं शताब्दी में किसके लिए लिखा गया था? यह लेखांश रजिया सुल्तान के लिए लिखा गया था, क्योंकि रजिया सुल्तान जब दिल्ली की सत्ता पर बैठी थी, इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान, जब दिल्ली की सत्ता पर बैठी थी तो उन्हें वो बहुत ही लायक मतलब की राजा थी, लेकिन उन्हें सुल्तान थी, लेकिन उन्हें हटा दिया गया था गद्दी पे यही बोल के कि ये एक महिला है। ठीक है, तो उन्हें गद्दी से यही बोल के हटा दिया गया था। तो ये किसके लिए लिखा गया है? रजिया सुल्तान के लिए लिखा गया था। नेक्स्ट है 12वीं शताब्दी में प्रयुक्त औद्योगिकी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रौद्योगिकी के संबंध में 12वीं शताब्दी में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? मेहराबों का निर्माण अधिरचना के भार को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता था। मेहराब का मध्य भाग आधारशिला कहलाता था। मेहराब किसे कहते हैं? किसके लिए किया जाता है? निर्माण अधिरचना के भार को स्थानांतरित करने के लिए, यानी कि अधिरचना यानी कि जो नीचे की अधिरचना है उसके भाग को स्थानांतरित करने के लिए मेहराब यानी कि जो दरवाजा होता है, ठीक है, ऊपर जो बहुत अच्छे से डिजाइन किया जाता था उसे मेहराब कहते हैं। तो इसलिए किया जाता था ताकि अधिरचना का जो भार है वो स्थानांतरित हो सके। तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से पुरापाषाण स्थल में चूना पत्थर से बने औजार मिले हैं? पुरापाषाण स्थलों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ, 6th क्लास की हिस्ट्री में है ये। हुस्गी में मिले हैं चूना पत्थर से मिले औजार। याद रखिएगा आप, जो हड़प्पा संस्कृति से क्वेश्चन आता ही आता है। हड़प्पा संस्कृति से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि कहाँ पे क्या औजार मिले हैं, कौन सा हड़प्पा कालीन क्षेत्र कहाँ पे है, या पूरा पाषाण काल से संबंधित क्षेत्र भी आते हैं कि चूना पत्थर के औजार कहाँ मिले हैं, कृषि का ये चावल और गेहूं के अवशेष कहाँ मिले हैं, राख के अवशेष कहाँ मिले, इस तरह के ये सारे हिस्ट्री के 6th क्लास की हिस्ट्री में है। तो वहां जाके आप वीडियो देख सकते हैं और ये सारी चीजें आप अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में है नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट है 90। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनों से के नियमित रूप से कर वसूलने के संदर्भ में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा महाजनों से नियमित रूप से कर वसूलने, महाजनों के नियमित रूप से कर वसूलने के संबंध में नहीं है, यानी कि महाजन पदों में कर वसूला जाता था। और कौन सा ऐसा है जो नियमित रूप से कर वसूलने के संबंध में नहीं है? आखटिकों तथा संग्राहकों को भी जंगल से प्राप्त वस्तुओं को राजा को देनी होती थी। बिल्कुल सही है, ये देनी होती थी। आखटिकों और संग्राहकों पर भी कर था। व्यापार में खरीदी व बेची जाने वाली वस्तुओं पर कर लगाया जाता था, ये भी सही है। व्यापार पे भी कर था। ज्यादातर फसलों पर कर उपज का 1/8 यानी कि आधा हिस्सा निर्धारित होता था, ये गलत है, क्योंकि जो ज्यादातर वस्तुओं पर कर था वो 1/4 था। ठीक है, चौथा हिस्सा कर दिया जाता था। चरवाहों को जानवरों या उनके उत्पादन के रूप में कर देना पड़ता था, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 गलत है, क्योंकि वहां पे जो फसलों पे चौथा भाग कर के रूप में देना पड़ता था। याद रखिएगा, महाजनपद के पहले जनपद थे, उसमें कर की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन महाजनपदों से कर की व्यवस्था स्टार्ट हुई थी, क्योंकि अब वो अपनी मतलब की सेना रखने लगे थे। तो सेना को सैलरी देने के लिए उन्हें अब कर की आवश्यकता थी कि उनको भी इनकम मिलना चाहिए, इनकम की आवश्यकता थी, इसलिए वो कर इकट्ठा कर रहे थे। ठीक है, तो हमारा ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर 2023 वाला कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं अब मैं सिविक्स स्टार्ट कराऊंगी। सिविक्स के चैप्टर के साथ साथ मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी शुरू कराऊंगी, और साथ के साथ महामैराथन की क्लासेस। जैसे ही सिविक्स कोशिश करूंगी मैं 8 से 10 दिन में सिविक्स हमारा कंप्लीट हो जाए, और जैसे ही हमारा सिविक्स पूरा होगा मैं
मतलब मैराथन क्लासेस भी स्टार्ट कराऊंगी और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर तो हमारे एग्जाम तक चलते रहेंगे, ठीक है। और मैराथन की क्लासेस भी चलती रहेगी ताकि आपका रिवीजन होता रहे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं बीच बीच में आपके डालते रहूंगी, जिसे आप टेस्ट सीरीज समझ सकते हो कि एक टेस्ट के रूप में मैं कोशिश करूंगी ऑनलाइन क्लास लेके मैं आपके तभी टेस्ट लूं ताकि आप साथ के साथ टेस्ट देते रहे। लेकिन ऑनलाइन क्लास में आप प्लीज, सॉरी लाइव क्लास में, ऑनलाइन ही लाइव क्लास में आप प्लीज क्लास ज्वाइन करें, तभी आप साथ के साथ टेस्ट दे सकते हैं और साथ के साथ मैं आंसर भी बताती रहूंगी आपको। तो ठीक है बच्चों, हमारा ये 2023 का भी हो चुका है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन का पैटर्न। और प्लीज आप जाके थ्योरी जरूर देखें। हम मेरे हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो भी मैं डाल चुकी हूँ सारे डाल चुकी हूँ, हिस्ट्री के सारे चैप्टर 6 to 8, ज्योग्राफी के सारे चैप्टर में चैनल पे डाल चुकी हूँ, तो वो आप जाके जरूर देखें। और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करें। जो क्वेश्चन मैंने अभी पूछे था, ज्योतिराव फूले ने कौन सी बुक की रचना की थी दासों के लिए, तो वो कमेंट में आप जरूर बताएं मुझे। कि बच्चों बाय बाय। मैं कल आपके प्रीवियस वो सिविक्स की चैप्टर स्टार्ट कराऊंगी, तो वो क्लास भी आप जरूर अटेंड करें, सिविक्स के चैप्टर जरूर देखें, क्योंकि क्वेश्चन आप देख चुके हैं सभी में से आता है। हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी तीनों में से क्वेश्चन आते हैं। और जो इम्पोर्टेंट है आप एक बार चैप्टर जाके देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। मैं वही पढ़ा रही हूँ जो इम्पोर्टेंट है, बहुत एक्स्ट्रा मैं नहीं पढ़ाती, ताकि आप वो पजल ना हो, बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। उतना ही मैं पढ़ा रही हूँ कि जितना इम्पोर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन आ सकते हैं और जिससे क्वेश्चन आता है। ओके बच्चों, बाय बाय।